हेलो। जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में चर्चाएं हम सब ने सुन रखी है और आपने भी ज़रूर ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सुना होगा। अगर एक जो जो सबसे परिचित वर्ड है हमारे सामने, जियो का फ़ोन अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं। जियो की सर्विसेज अलग तरह इस्तेमाल करते हैं और लोग इसको तो जियो क्रांति भी कहते हैं कि जिस तरह से इंटरनेट को मुहैया कराया जियो ने। हर मतलब हर वर्ग के पास आज इंटरनेट है। भले वो उसका उपयोग सदुपयोग जानता नहीं जानता, बट वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर और इतनी स्पीड के साथ हम जो नेट यूज कर रहे हैं जियो में, और उसके साथ अब तो और भी कंपनियों के साथ में ऐसा है, तो कैसे कर पा रहे हैं? आखिर ये डाटा हम तक आता कैसे है? डाटा हम जब अपलोड करते हैं अपना वीडियो या हम अपलोड करते हैं अपनी फ़ोटो, तो कैसे ये रियल टाइम में हमारे सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है। जिसको भेजना चाहते हैं उसको हम भेज देते हैं। तो इसके पीछे जो इसको हम एक तरह से कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारी फ़ोटो भेजना, हमारी वॉइस भेजना, हमारे मैसेज भेजना, ये कम्युनिकेशन है और ये फास्ट हो पाता है इस वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में आप मान सकते हो कि इनके बीच का जो माध्यम है वो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल, जैसा कि नाम है ऑप्टिकल फाइबर, तो फाइबर मतलब रेशे होते हैं और ऑप्टिकल एक वर्ड यूज हो रहा है जो माइक्रोवेव के अलावा होता है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक, जिसको कि हम विजिबल रेंज कहते हैं। इसको कहते हैं विजिबल रेंज। इसमें वायलेट से लेकर के रेड तक की वेवलेंथ मौजूद होती हैं। तो जब हम अब इसमें हम लाइट एमिटिंग डायोड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली जैसे अगर हमें अपना कम्युनिकेशन करना है और उस कम्युनिकेशन में हमें जो सिग्नल भेजने हैं, अगर उस सिग्नल को हम लेड के थ्रू भेजते हैं ना कि माइक्रोवेव के थ्रू। शुरुआत में जब शुरुआत मतलब हम कह रहे हैं 1970-80 के दशक में, जो रेडियो वेव या माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव आती हैं, ये हमारे साधन थे। हाँ, हमारे कम्युनिकेशन के साधन थे। जैसे आपने वो वॉर मूवी वगैरह देखी होंगी, फ़ौज वाली मूवी, जहाँ वो वायरलेस से बात करते हैं, लड़ते लड़ते वो पीठ पे वो फ़ोन लिए रहते हैं। इस बॉर्डर मूवी में संदेश देते हैं कि रात भर रुके रहो, ऐसा कुछ ना। तो वो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन या उससे भी ज़्यादा दूर तक का माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर हम इन लेड का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या कम्युनिकेशन में हम बोलते हैं? तो नहीं, बोलते नहीं हैं। बोलना मतलब होता है साउंड वेव मैकेनिकल वेव होती हैं। तो हमने क्या किया, उन मैकेनिकल वेव को जो हम बोलते हैं, उन मैकेनिकल वेव को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हम डिकोडर की हेल्प से उसको पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लाइट पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं और उन लाइट पल्सेस को हम बाइनरी फॉर्म में यानी 0 और 1 के फॉर्म में डिकोड कर देते हैं। फिर जैसा कि आप ऊपर डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर ये एक ट्यूब है जिसके अंदर 0101 है। तो 0101 इज़ द सिग्नल जो आप मैकेनिकल अपनी आवाज़ को पल्स फॉर्म में फिर बाइनरी में डिकोड करके भेज रहे हो। तो आपने एक सिरे से भेजा और दूसरे सिरे पर उसको प्राप्त किया, तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। ये बिल्कुल बातचीत का एक तरीका है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनों के थ्रू, करंट के थ्रू सिग्नल भेजते थे, अब यहाँ हम लाइट पल्सेस के थ्रू सिग्नल भेज रहे हैं। तो जैसे तार होते हैं, तो तार में करंट फ्लो करते हैं चूँकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं। तो ये लाइट का मामला क्या है? लाइट कैसे हम भेज सकते हैं? लाइट तो सीधी रेखा में चलती है, तो लाइट को हम कहीं पर कैसे भेज सकते हैं? लाइट ऐसा तो नहीं कि लाइट मुड़ जाएगी अपने आप, लाइट तो सीधी चलती है। तो लाइट को कैसे भेज सकते हैं? असल में इसके पीछे जो आइडिया काम करता है, इस कम्युनिकेशन के पीछे, इस ऑप्टिकल फाइबर के पीछे, वो आइडिया आज का नहीं है। वैसे तो उसको हम न्यूटन के समय से उसको जानते हैं। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आइडिया स्नेल और उससे पहले के जो और भी लोग थे उनको आइडिया था। लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे देखा? अगर आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में क्या है बच्चों, एक पानी की बॉटल है। पानी की बोतल में पानी भरा हुआ, यहाँ से पानी भरा हुआ, यहाँ एक छेद हो गया है, छेद से आपका पानी बाहर निकल रहा है। इसके बाद इधर कोई लेज़र लाइट रखी होगी जो कि दिख नहीं रही डायग्राम में, और वो जो लेज़र लाइट है उससे लेज़र बीम ऐसे निकल रही है, और वो लेज़र बीम जब इस छेद से निकलते हुए पानी से जाती है तो आप देख रहे हो लेज़र बीम ऐसे सीधे नहीं निकल जाती है,
बल्कि लेजर बीम उस पानी के अंदर इस तरह से लग रहा है ट्रैप होकर के आगे बह रही है, पानी के साथ वो भी मुड़ गई। इसका मतलब सीधा चलता हुआ प्रकाश सीधे चलने के बावजूद भी मुड़ सकता है, और यही बेस बनता है ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग का। ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करते हैं इसका आधार यही बनता है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने कहीं पढ़ा था किसी पेपर में या किसी रिसर्च पेपर में कि टिंडल एक केमिस्ट थे। तो टिंडल ने रॉयल सोसाइटी में 1900 की शुरुआत में ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें लेज़र नहीं था, उन्होंने नॉर्मल लाइट के साथ किया था। उन्होंने दिखाया था कि जैसे बहता हुआ पानी, जैसे इस बोतल से निकलता हुआ पानी लाइट को ट्रैप कर रहा है, इसी तरह ये आइडिया उन्होंने सबसे पहली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तहत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। बाद में फिर धीरे धीरे इसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होनी शुरू हुई। फिर ऐसा हुआ कि किस तरह के मीडियम में हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे इसको करवा सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, तो हम ऑप्टिकल फाइबर को भी प्रैक्टिकली काम में ला सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी जानने से पहले ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमें ये जानना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये कैसे काम करता है, इसका क्या कारण है। चलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो ऐसा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है इसकी शुरुआत हमें स्नेल लॉ से करनी पड़ेगी। आई होप यू नो दैट द स्नेल लॉ क्या होता है। मैं इसको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मान लो हमारे पास कोई मीडियम है, जैसे ये मीडियम है, ये आपका मान लो आपका एयर है। यहाँ से देखते हैं, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, और ये बाउंड्री है। बाउंड्री पर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइट गिराएंगे। तो एक लाइट है यहाँ पे आती है, कोई एंगल थीटा आई यहाँ बनाती है। जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ0 है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर चूंकि माध्यम बदल रहा है, हवा होती है, हवा के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ग्लास ठोस है, मॉलिक्यूल पास पास है। तो ये देखा गया, फर्मेट के ज़माने से देखा गया कि लाइट बिल्कुल सीधे नहीं जाती, उसका रास्ता ऐसा नहीं होगा बिल्कुल सीधा। वो जैसे माध्यम बदलेगा, तो माध्यम चूँकि डेंस है तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। मतलब ये अपने नॉर्मल पाथ से देखो झुक गई, और यहाँ पर उसने एक एंगल बना लिया थीटा आर। और यहाँ जानने वाली बात यह है कि थीटा आई ज़्यादा है थीटा आर से। क्यों? क्योंकि लाइट एक ऐसे मीडियम में एंटर कर रही है जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है मॉलिक्यूलों की। मॉलिक्यूल का भी नेचर भी बदल गया है, ग्लास के मॉलिक्यूल अलग नेचर के, एयर के मॉलिक्यूल अलग नेचर के। लेकिन नेचर के अलावा साथ साथ में यहाँ पर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो गया। तो हमने कहा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा नियम है। अब इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, और फिर इसको फर्मेट और कई लोगों ने इसको आगे जाके एक्सप्लेन किया। ज्योमेट्री की बहुत मतलब यूजफुल कंडीशन है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक नियम लिखा गया। नियम ये लिखा गया कि आप देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0, एयर में बनने वाला एंगल थीटा आई फॉर इंसिडेंस। तो स्नेल लॉ की शुरुआत ऐसे होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 को उस मीडियम में बनने वाले एंगल के साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या किया, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर में बनने वाले जो एंगल है नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ उसको आपने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर दूसरी मीडियम में बनने वाला एंगल था μ1, और उस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ1, और उसमें बनने वाला एंगल था थीटा आर, तो आपने थीटा आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ0। ये हमारा क्या हो गया, एक लॉ बन गया, और इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। यहाँ आपको देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से काम कर रहा है। जिस मीडियम से लाइट आ रही है, जिसमें थीटा आई था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो यहाँ डिनोमिनेटर में है, और जिसमें मीडियम में जा रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में है। आई वुड सजेस्ट इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह के ट्रिकी तरीके से न याद करें। बेसिक लॉजिक आप इस फार्मूले को रखें। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना बेसिक लॉजिक इस फार्मूले के इर्द गिर्द बनाइए। तो ये स्नेल्स लॉ है जो आपको मालूम हो गया है। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा बेहतर मतलब दूसरे तरीके से शो करना शुरू करते हैं। दूसरा तरीका है कि अभी तो हमने कहा था एयर से लाइट आ रही थी, क्या हो अगर वो लाइट ग्लास से जाए तो क्या होगा। तो अब हम ये सोचेंगे कि लाइट किसी डेंसर मीडियम से जा रही थी। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस।
तो सपोज़ हमारे पास ये एक बाउंड्री है और बाउंड्री का ये हिस्सा ग्लास है और बाउंड्री के ऊपर एयर है, ठीक है। और आपने कहा कि भाई हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन हमने खींची है। फिर हम कह रहे हैं कि हम लाइट को भेज रहे हैं, तो लाइट को हमने इधर से भेजा। अब जब भेजा आपने तो आपके लिए थीटा आई ये हो गया, ओके। आपके लिए थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास में हो गया, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कितना मान रखा है, मान लो μ1 मान रखा है, ठीक है। उसके बाद अब देखो लाइट सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि पहले वो डेंसर मीडियम में थी, अब वो एयर में पहुंची जहां मॉलिक्यूल दूर दूर है, रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में क्या होगा, ये जो लाइट है ये अपनी जगह से ऐसे बेंड करेगी। आप देखो बेंड कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा आर है, थीटा आर क्या कहते हैं, थीटा आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट हो रही, नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट हो रही है। और थीटा आई क्या है, थीटा आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण है, और अपवर्तित कोण है रिफ्रैक्शन, आपतित कोण है थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि जब रेयर मीडियम है तो लाइट जो है वो मीडियम के तरफ न जा करके, नॉर्मल की तरफ न जा करके नॉर्मल से दूर जा रही है, तो ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर थीटा आई से ज़्यादा बड़ा है थीटा आर, क्योंकि डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि ये तो हमेशा बराबर रहेगा। ओके, एक और सिचुएशन सोचो। सिचुएशन आपकी ये है कि अगर आपने ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, अगर आप थीटा आई को और बढ़ा दो, ठीक है, ये थीटा आई आपने पहले से बढ़ा, जैसे यहाँ थीटा आई कुछ था उससे ज़्यादा हो गया, तो नॉर्मल इस तरह से थीटा आर भी बढ़ जाएगा, है ना। थीटा आई आपका कुछ और हो गया तो थीटा आर भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक ऐसा थीटा आई चूज करें कि थीटा आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। थीटा आई बढ़ाते जाओगे तो उस हिसाब से थीटा आर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि थीटा आई से हमेशा थीटा आर बड़ा होना है। तो हम एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस चुन सकते हैं जब थीटा आर 90 डिग्री पे हो। व्हाट इज मीनिंग बाय दिस, लेट मी ड्रॉ अगेन। अब हम सिचुएशन सोच रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन सोच रहे हैं बच्चों कि हमारे पास यही चीज़ है, हमारे पास यही है कि ग्लास है, ओके, हमारे पास एयर है, हमारे पास नॉर्मल है। हमने अपनी लाइट को, एक बहुत ही क्रूशियल बात बता रहा हूँ मैं, हमने अपनी लाइट को ऐसा भेजा हमने कि हम एक ऐसे थीटा आई के बाहर आ गए कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। 90 डिग्री के बराबर होने का मतलब है कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ना एयर में है ना ग्लास में है, अब वो बिल्कुल बाउंड्री पर, इसके नीचे ग्लास शुरू, इसके ऊपर एयर शुरू, तो वो बिल्कुल बाउंड्री पे है। दिस इज, अगर हल्का सा भी रे ऐसे हुई तो ये कहाँ हो जाएगी, एयर में। अगर हल्का सा भी रे ऐसे हुई तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, ग्लास में। सो नाउ बट दिस सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, इट इज़ नाइदर इन द ग्लास नॉर इन द एयर। सो ये किस वजह से इस हालात में पहुंचा है, ये रे किस वजह से क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचा है, क्योंकि हमने ऐसा थीटा आई चूज किया है। सो नाउ दिस थीटा आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल, बिकॉज इस एंगल, अगर आपने लाइट को इस एंगल से भेजा है किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम की तरफ, तो आपकी जो लाइट है वो ना एयर में होगी ना ग्लास में होगी, वो बीचों बीच में होगी। अच्छा, अगर हमने थीटा आई से कम किया तो चली जाएगी एयर में और अगर थीटा आई से ज़्यादा किया तो क्या होगा। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो लेट मी जस्ट मॉडिफाई दिस। सपोज हमने ये हटा दिया, ये हमने हटा दिया यहाँ पर। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि हमने अपने एंगल को, हमने जो लाइट है उसके एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आपने एंगल, लेट मी जस्ट, नाउ दिस इज द सिचुएशन, आपने एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो जब आपका एंगल थीटा आई यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो ये लाइट ऐसे आ जाएगी इस मीडियम में, क्योंकि उसी हिसाब से इसका जो थीटा आर है वो भी 90 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि थीटा आई की खास वैल्यू पर थीटा आर 90 था। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो उसी हिसाब से थीटा आर बढ़ गया। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्योंकि अब लाइट ग्लास से चली और ग्लास में ही आ गई।
ये सिचुएशन कैसी है, ये जो ब्लू रे को देखो, ये ब्लू रे दिखा रही है कि आपकी रे ग्लास से चली, ये पूरा ग्लास वाला मीडियम था और फिर ग्लास में आ गई। तो ऐसा लग रहा है कि जो सरफेस है, ये जो बाउंड्री थी एयर और ग्लास की, वो एक मिरर की तरह से काम कर रही है। मिरर नहीं है, मिरर की तरह काम कर रही है और इस तरह और पूरी तरह से लाइट अंदर चली आ गई। यहाँ इवांसेंट वेव का कंसेप्ट आता है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग गॉस हॉस्टन फेज शिफ्ट वगैरह होता है, बट दैट इज द माइन्यूटनेस ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट हेयर व्हाट वी गॉट इज दैट कि अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा होता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी लाइट जो है वो मीडियम, दूसरे मीडियम में नहीं जाती बल्कि डेंसर मीडियम चलती है और डेंसर मीडियम में ही रह जाती है। याद रखना एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ये सारा कॉन्सेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहे हो, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हो। उल्टे के लिए सही नहीं है। आप हवा से पानी में आ रहे हो तो वहाँ पे क्रिटिकल एंगल नहीं बनेगा, वहाँ क्रिटिकल एंगल का इशू नहीं आएगा। ये सिर्फ तब के लिए है जब आप पानी जैसे डेंसर मीडियम से हवा यानी रेयरर मीडियम की तरफ जा रहे हो, या ग्लास जो कि एक डेंसर मीडियम उससे पानी में जा रहे हो जो कि रेयरर मीडियम है। तो इस तरह से या हवा में जा रहे हो, मतलब ये याद रखना डेंसर टू रेयरर कंडीशन में ये काम करता है। ओके, तो नाउ लेट मी जस्ट शो द मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स हमारी ये इस तरह से होने वाली है कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन थी, सपोज़ हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज़ μ2 है डेंसर का और इसका μ1 है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये आपका μ1 और हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो μ2 है वो ग्रेटर देन μ1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम डेंसिटी को अनुमान लगाएंगे। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक तरह से आप ये सोचिए मन में कि डेंसर मीडियम की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर आपका एंगल है थीटा आई और आपका यहाँ पर एंगल है थीटा आर। तो आप फॉर्मूला लिखोगे μ2 साइन थीटा आई इज इक्वल टू μ1 साइन थीटा आर। ठीक है, इसी से बस देखो जिस मीडियम में एंगल है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का एंगल, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारा थीटा आई, अगर ये वैल्यू एक क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, मान लो थीटा सी के बराबर हो गया, सी फॉर द क्रिटिकल एंगल, तो उस स्थिति में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे हालात में क्या हो जाएंगे, आप लिखोगे μ2 तो वैसे रहेगा, साइन थीटा सी हो जाएगा और ये हो जाएगा μ1 साइन 90 डिग्री। ओके, थीटा सी पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा μ2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आप निकाला साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो बस याद रखना, एक चीज़ आपको याद रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 जो डिनोमिनेटर में है, ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल बन रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, उसी मीडियम में आपने थीटा आई को थीटा सी के बराबर लिखा है। तो आपका जो रेशियो होगा इसमें न्यूमरेटर में वो मीडियम होगा जो कि डेंसर के ऊपर है और नीचे वो मीडियम होगा जो कि डेंसर है। इस तरह से आपके पास ये एक क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। तो अब हम कुछ इसकी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं कि सपोज़ मान लीजिए ग्लास टू वाटर, हम मान लेते हैं ग्लास टू वाटर एक सिचुएशन है और ग्लास टू वाटर में क्रिटिकल एंगल है सपोज़ 82 डिग्री। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डाटा? तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ आप सोचिए कि एक ग्लास की सिल्ली है और इसके ऊपर यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg है, और ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μv है। और हमें मालूम है कि μg जो है वो μw से ज़्यादा होता है, ग्लास डेंसर होता है। अब हम कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल 82 डिग्री है। तो क्रिटिकल एंगल 82 डिग्री होने का मतलब क्या है, ज़रा समझेंगे इसको ध्यान से। तो आप ये कह रहे हो कि अगर आपने एक लाइट को यहाँ से भेजा और ये लाइट ग्लास से चली, यहाँ कोई बल्ब लगा है, यहाँ से लाइट चली और यहाँ जो नॉर्मल है
तो यहाँ एंगल कितना बना रही है, 82 डिग्री। अगर 82 डिग्री बना रही है तो जो लाइट होगी ये ना पानी में होगी ना कांच में होगी। क्रिटिकल एंगल का ये मतलब है। तो इसका मतलब है अगर आपने लाइट को 82 से कम पे भेजा, मान लो 80 भेजा, अगर आपने 80 भेजा तो ये लाइट कहाँ चली जाएगी, ये लाइट चली जाएगी आपकी वाटर के अंदर। लेकिन अगर आपने 80 से ऊपर भेजा, मान लो 85 भेजा, आपने 85 भेजा तो लाइट कहाँ चली जाएगी, लाइट ग्लास में चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइट ग्लास से चले और ग्लास में ही रहे तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा 82 डिग्री से ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये मतलब होता है, ये मतलब है, सीधा तौर पर मतलब है ये कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल किस पे काम करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। अगर आप क्रिटिकल एंगल की इस बातों को समझ पा रहे हैं तो फिर हम अब तैयार हो चुके हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों को समझने के लिए, लाइक द एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, या पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की मेन संरचना के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है जस्ट फॉर समझें, इसे एक कांच की ठोस, कांच है, अब तो बहुत तरह के प्लास्टिक भी आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, ये एक ठोस कांच है। जैसे आप सोचें रॉड होती है, कभी केमिस्ट्री में आपने काम किया हो केमिस्ट्री लैब में, तो एक ठोस कांच की रॉड दी जाती है स्टीयर करने के लिए, वैसा एक कांच है। ठीक है, ये कांच की, और इसका अब कहोगे सर कांच कितना मोटा होगा, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। जस्ट लेट मी शो यू सम डाटा। कुछ केस में ये जो कांच की जो पतला सा ये हम फाइबर कह रहे हैं, इसकी डायमीटर मात्र 10 माइक्रोमीटर होती है, सिर्फ 10 माइक्रोमीटर की, और कई केस में इसको हम 50 माइक्रोमीटर का भी ले लेते हैं। तो वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का फाइबर ले रहे हो, क्योंकि आगे हम टाइप ऑफ फाइबर की बात करेंगे, हम सिंगल मोड की बात करेंगे, हम मल्टी मोड की बात करेंगे, मोनो मोड, मल्टी मोड। तो जैसे जैसे आप मोड, मल्टी मोड, मोनो मोड ऑप्टिकल फाइबर लोगे, उसी हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये जो बेसिक वाला कोर वाला पार्ट, कोर पार्ट कहते हैं, कोर कहते हैं, ये कोर कितनी डायमीटर का है, 10 माइक्रोमीटर का है कि 50 माइक्रोमीटर का है। अच्छा ठीक है, तो सिर्फ कोर से बात नहीं बनती, हमें सिर्फ कोर नहीं चाहिए कि हमारे पास बस एक कांच का 10 माइक्रोमीटर का तार ले लिया, ऑप्टिकल फाइबर बन गया ना। ऑप्टिकल फाइबर बनने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको चारों तरफ से एक और कांच से ढकना पड़ेगा। एक कांच और ले लोगे और उस कांच से इसको आप इसके ऊपर कवर कर दोगे इस तरह से, और ये भी ठोस कांच होगा। मतलब आप सोचो, एक ठोस कांच के ऊपर एक दूसरे ठोस कांच की लेयर, और ये जो दूसरा ठोस कांच का होगा, इसकी जो डायमीटर है वो करीब करीब 125 माइक्रोमीटर होती है मोटे तौर पर। तो अंदर का कोर 10 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर हो सकता है। मतलब इस जो लाल वाला हिस्सा है इसकी रेंज 10 से 50 माइक्रोमीटर तक चेंज हो सकती है, लेकिन जो उसके ऊपर जो एक और ठोस कांच का लेयर है इसकी वैल्यू लगभग 125 माइक्रोमीटर होती है। तो ये एक तरह से आप सोच सकते हो कि ओवरऑल हमारा जो फाइबर होता है वो 105 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। आपको लगता हो कितना होता होगा 105 माइक्रोमीटर, तो आप ये समझ लो कि जो रिफ़िल होती है ना, जो नॉर्मल रिफ़िल होती है, जेल पेन की रिफ़िल नहीं, जो डॉट पेन की रिफ़िल होती है उससे पतला होता है। तो कुछ मोटाई की होती है, उससे पतला होता है। फाइबर ही है तो रेसा है, बाल से मोटा, बट 125 माइक्रोमीटर इज़ अ वेरी स्मॉल थ्रेड जैसा, धागे जैसा होता है, मोटा धागे जैसा। तो ये है हमारे ऑप्टिकल फाइबर की मोटी मोटी संरचना। इसमें जो लाल वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, और इसके ऊपर जो होता है हिस्सा इसे कहते हैं क्लैडिंग होता है। तो मान लो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ0, तो या μ1, हम इसको ऐसे μ1, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 ले रहे हैं तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेते हैं। और एक खास बात हमेशा रहती है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होना है, 10%, 20%, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टर्म से डिफाइन करेंगे, बट इतना तो पक्का है कि कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, और ख़ास तौर पर कोर ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू द क्लैडिंग। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर कोर आप ले रहे हो 1.5, चूँकि माइक्रोमीटर, चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे एक नंबर होगा, तो हमने कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 रखा है तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम
0.4546 जैसा हमारी आवश्यकता हो, जैसा क्रिटिकल एंगल की हमें आवश्यकता हो उस हिसाब से रख सकते हैं। बट इतना तो पक्का है कि कोर इज़ डेंसर देन क्लैडिंग, या कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होता है क्लैडिंग की तुलना में। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हमारा आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर होना है। ये थोड़ा सा मोटी पतली हो रहा है, लेकिन जस्ट लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस। और इसके अंदर जो है ये एक कोर वाला हिस्सा है। हाँ, ये मैं बना रहा हूँ, बन गया, ये है। तो ये जो कोर वाला हिस्सा है, ये आपका ये रेड कलर का जो मैं कर रहा हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया ज़्यादा है। किसकी तुलना में? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैडिंग की तुलना में ज़्यादा है। और ऊपर उसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ जो है ये जो हिस्सा है, ये क्या है? ये आपका क्लैडिंग है जो घेरे हुए है इसको। अब क्या करना है? अब क्या कहाँ तक रंगे इसको, आप समझ जाएंगे। अब हम करने क्या वाले? हम करने ये वाले हैं कि हम एक्सक्यूज मी, तो हम यहाँ करने ये वाले हैं कि हम इसके अंदर लाइट भेजेंगे। तो हमारे पास एक एलईडी है, एलईडी से लाइट, लेज़र से लाइट भेजी, और हम चाहते हैं कि लाइट इसके अंदर ऐसे से चलती रहे और चलते चलते इस दूसरे हिस्से से बाहर निकले। अब ये इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, कितनी है वो आपके ऊपर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। टेक्निकल तो एक तरह से स्पेसिफिकेशंस है, बट हम इसको लंबा लेते हैं ताकि हम इसके अंदर लाइट को एक लंबी दूरी तक फ्लो करा सकें। और ये लाइट नॉर्मल लाइट नहीं होती है, ये लाइट कुछ इस तरह से इसको डिकोड किया जाता है कि इसके अंदर कुछ बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में होती है। अब जलती बुझती है या फ्रिक्वेंसी का जो भी कुछ होता है, वो पल्स कोड, वो सब तो आगे की चीज़ें हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की डिटेल की बात है। तो जो पल्स होती हैं, जो लाइट रेज होती हैं, ये अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन रखती है बाइनरी कोड के फॉर्म में। तो जब लाइट इसके अंदर प्रोपोगेट करती है तो इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट कर रही है। दूसरे सिरे पर वो जब लाइट पहुंचती है अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वहाँ डिकोडर रखे जाते हैं, ऐसी कुछ डिवाइस होती है जो डिकोड कर देती है, और इस तरह से इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है। देखो, लाइट के साथ फ़ायदे क्या हैं? लाइट के साथ एक तो फ़ायदा ये है कि प्रकाश तो तेज़ चलता है, इलेक्ट्रॉनों से तेज़ चलता है। तो प्रकाश तेज़ चलता है, भले ही वो किसी मीडियम में उसकी स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कम होने के बावजूद भी काफ़ी तेज़ होता है। तो इसीलिए एक तार जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं आपके इन्फॉर्मेशन को लेकर के, या एक फाइबर जिसमें लाइट फ्लो कर रही है आपके इन्फॉर्मेशन के लेके, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, एक्स्ट्रा एज आपके पास होगा अगर आप ऑप्टिकल फाइबर को यूज कर रहे हो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन वाला कंडक्टिंग वायर यूज कर रहे हो। तो उस मामले में तो इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ऑप्टिकल फाइबर इज़ द नो डाउट द बेस्ट थिंग। हाँ, इसके साथ में कुछ है कि महंगा होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है, इसको प्रोटेक्ट करना बड़ा मतलब क्रूशियल होता है, इसकी हैंडलिंग इतनी आसान नहीं होती। टूट गया तो फिर आपको पूरा फाइबर चेंज करना पड़ा। यहाँ उस तरह से गांठ लगा नहीं सकते हो कि आप सोचो कि बस जैसे तार है, नोचा मुँह से और गांठ लगाया, करंट फ्लो, वैसा यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ कपलर लगाए जाते हैं, एक कोर टू कोर अलाइनमेंट किया जाता है। इधर का एक फाइबर यहाँ ख़त्म हो गया, दूसरा फाइबर जोड़ना है तो कोर से कोर को हमें जोड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो लाइट कोर से कहीं टकरा जाए क्लैडिंग में और फिर लॉस हो जाए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो गई। तो ऑप्टिकल फाइबर के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन इसने जो हमको वो दे रहा है, एक तरह से एज दे रहा है, हमें जो फैसिलिटी दे रहा है, दैट इज़ इमेंस। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। ये आज की डेट में यूज हो रहा है और भविष्य में भी ये टेक्नोलॉजी हमको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल करेगा। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हम इस ऑप्टिकल फाइबर में इतने आप सोचो, आपसे मैं क्या कह रहा हूँ? आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप 10 माइक्रोमीटर जैसे छोटे से डायमीटर में लाइट को भेजो। तो अब फिर सवाल है किस एंगल भेजें? हमें सीधी भेजेंगे लाइट कि हम 10 एंगल भेज सकते हैं, 20 एंगल भेज सकते हैं, यहाँ से हम कैसे भेजें? तो इससे जुड़ा हुआ एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर। नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब हम उस एंगल से लाइट को भेजें कि लाइट हमारा ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्ट कर ले। जस्ट let me explore this, explain this concept थोड़ा सा और मैं इसको रिगरसली अगर मैं बताना चाहूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर है,
ये उसका कोर है, ठीक है। और इसके चारों तरफ आपने एक क्लैडिंग लगा दी है, ये क्लैडिंग है। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है और हमारे ऑप्टिकल फाइबर की अपनी एक एक्सिस है, तो मान लीजिए एक्सिस है। अब आपके पास लाइट है, अगर आप लाइट सीधा भेजोगे, ठीक है, तो लाइट अंदर चली जाएगी। अच्छा, अगर हमने कहा नहीं सर सीधा ना भेजें, मान लो हम 10 डिग्री भेजें, ये 10 डिग्री है, चाहे इधर से भेजें चाहे इधर से भेजें चाहे किसी भी एंगल से भेजें, ये एंगल 10 डिग्री है, तो क्या लाइट इसके अंदर चली जाएगी? हाँ, एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इसको 30 डिग्री भेजें तो हाँ ठीक है, हम इसको 45 डिग्री भेजें तो क्या लाइट एक्सेप्ट हो जाएगी? अब इस सवाल के जवाब से के उत्तर को आप खुद ही जान जाओगे जब आप ये समझोगे कि लाइट एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर में जाती कैसे है। वरना तो आप 10, 15, 20, 25, 12 कुछ भी पूछते रहोगे, हम हाँ ना करते रहेंगे। तो लेकिन एक सवाल उठेगा पीछे कि ये लाइट जो है इस ऑप्टिकल फाइबर में चलती कैसे है। तो लाइट की ऑप्टिकल फाइबर में चलने का मैकेनिज्म क्या है, उसको आपको जानना जरूरी है, जो कि एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर जैसे सवाल उसी के साथ जुड़े हुए हैं। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही आगे जा कर के हमारे कॉन्सेप्ट के आधार बनेंगे। हमने किसी एंगल पर लाइट को भेजा, मान लो हमने लाइट को भेजा थीटा आई एंगल पर, क्योंकि ये एयर है, एयर से हमने लाइट भेजा। ये कांच है, तो कांच में क्या होगा, ये नॉर्मल है, तो कांच में जब लाइट जाएगी तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, तो आपका ये हो जाएगा थीटा आर। और कांच के अंदर ही अंदर लाइट जाएगी और जा करके यहाँ टकराएगी। ये कौन सी जगह है, इसके ऊपर तो क्लैडिंग है और इसके नीचे कोर है। तो यहाँ पर इस जगह पे जहाँ लाइट टकराई है वहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा। अब ये जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो μ2 है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ2 और μ1 का हम रेशियो लेंगे तो मान लो हमारा क्रिटिकल एंगल निकल के आएगा। सपोज हमारा क्रिटिकल एंगल निकल के आया 57 डिग्री। अब आपने कहा ये कैसे पता चला, तो याद करो इससे पहले जो मैंने डेरिवेशन किया था वहाँ मैंने बताया था कि जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है वो जिस मीडियम से लाइट जा रही है और जिस मीडियम की बाउंड्री पर टकरा रही है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, लाइट जो है वो यहाँ पर जा रही है, लाइट देखो लाइट जा रही है और कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पर टकरा रही है, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमने थीटा सी निकाल लिया। मान लो थीटा सी 57 डिग्री का है। 57 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर ये थीटा जो आपका ये थीटा है, अगर ये थीटा 57 डिग्री से ज़्यादा का है तो क्या होने वाला होगा, अगर थीटा 57 डिग्री से ज़्यादा का है तो ये लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोर के अंदर, वो क्लैडिंग में नहीं जाएगी। और फिर आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ टकराएगी और फिर यहाँ एंगल थीटा सी 57 ज़्यादा तो फिर ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब वो कोर के अंदर ही ऐसे जिग जैग पाथ पर आगे चलती रहेगी। लेकिन अगर एंगल 57 डिग्री से ज़्यादा का नहीं हुआ, अगर मान लो ये एंगल मान लो 50 डिग्री का हुआ, जब लाइट यहाँ टकराई 50 डिग्री का हुआ, तो लाइट क्या होगी, चली जाएगी क्लैडिंग में। एक बार लाइट क्लैडिंग में गई तो फिर गई, फिर वो आपके हाथ से गई, अब वो वापस से कोर में नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप थीटा आई यानी कि एंगल, जिस एंगल से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आप लाइट भेज रहे हो, उस एंगल को आपको ऐसा रखना है कि लाइट जब भी कोर के अंदर जाए तो वो जब इस कोर क्लैड की बाउंड्री पर टकराए तो कोर क्लैड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से जो उसका क्रिटिकल एंगल हो उससे ज़्यादा हो। तो अब आपको लग रहा होगा इतना आसान नहीं होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट को भेजना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता है। हम ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो ले लेते हैं हम बनाते समय कि हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि हमने मान लीजिए थीटा सी मान लो 30 डिग्री रखा, हमने कुछ ऐसा μ1 μ2 चुना कि थीटा सी जो है वो हमेशा 30 डिग्री है, और फिर एंगल ऐसा चुना कि हर हाल में लाइट जब भी टकराएगी तो वो थीटा सी 30 से ज़्यादा ही रहेगा। इसका मतलब हम निश्चित हो गए हैं लाइट आराम से अंदर टकराती हुई आगे मूव करती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोर के अंदर जब लाइट चलती है, जब कोर जो है हमारा उसके अंदर लाइट जाती है तो लाइट इस तरह से जिग जैग पाथ पर, कोर के अंदर जिग जैग पाथ पर मूव करती हुई जाती है। तो लाइट के अंदर जो ये लाइट जा रही है इस कोर के अंदर, तो लाइट कोर के अंदर सीधे रास्ते में नहीं चल रही है, बल्कि वो इस तरह से इनकी सरफेसेस के बीच में कोर क्लैड से होते हुए वो बाहर निकलती, क्लैड में नहीं जा पाते। क्लैड में गई तो गई,
तो फिर तो ख़राब हो जाएगी, फिर वो सिग्नल वहीं पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि क्लैड जो होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। क्लैड के बाहर और भी प्लास्टिक वगैरह की जैकेट होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ऑप्टिकल फाइबर। अल्टीमेटली वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो एक सिग्नल वहाँ से लॉस हो जाता है। तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम अपने ऑप्टिकल फाइबर को इस तरह से रखें, उसको बहुत ज़्यादा मोड़े ना या बहुत ज़्यादा बेंड ना करें, या उसको बनाते समय इस बात को ऐसा रखें कि हमेशा लाइट उसके अंदर जिग जैग पाथ पर चलती रहे और जिग जैग पाथ पर चलती रहे, और जिस सिरे तक जाना है उस सिरे तक वो उसका जिग जैग पाथ मेंटेन रखे। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट किस तरह चलती है, लाइट एक जिग जैग पाथ पे चलती है, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक सर्टेन थीटा आई से कम ही रखें। मतलब इस थीटा आई की वैल्यू की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे कम रखोगे तो ये इस बात की गारंटी रहेगी कि लाइट जब भी इस कोर के अंदर जाएगी तो जिग जैग पाथ पर ही मूव करती हुई जाएगी। लेकिन अगर आपकी एंगल थीटा मैक्स से ज़्यादा हो गया, अगर वो थीटा मैक्स से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब इस बात के चांसेस होंगे कि वो लाइट जो है वो अब कोर से निकल के क्लैडिंग में चली जाएगी और लॉस हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम एंगल है इससे कम ही रखना है, और इसी को हम नाम देंगे एक्सेप्टेंस एंगल। इसीलिए इसका नाम है एक्सेप्टेंस एंगल। इसका मतलब है इस एंगल से कम एंगल पर अगर आप लाइट को भेजो कोर में, लाइट कोर के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएगी। एक्सेप्ट करने का मतलब है वो जिग जैग करते हुए आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने इस एंगल से ज़्यादा एंगल पे लाइट को भेजा, it will be lost. It will be lost. Lost means it will be absorbed by the cladding and the other component. This is the concept of the this whole acceptance angle. तो अब आपसे जो सवाल पूछा जाता है बच्चों, वो सवाल पूछा जाता है कि भाई ज़रा बताएं हमें कि इसका एक्सप्रेशन कैसा आएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पर इसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है आपसे, इसके एक्सप्रेशन पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे। तो लेट मी डिराइव द expression for this theta for this acceptance angle। चले लिखते हैं acceptance angle। डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसे मान लें कि ये हमारा कोर है, ये हमारा कोर है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक क्लैडिंग बना लेते हैं, थोड़ा सा दूर जाके बनाते हैं क्लैडिंग। ऐसे बना दिया क्लैडिंग, ये हमारी क्लैडिंग है। अच्छा, कोर अंदर तक है, कोर को हम अंदर तक बना रहे हैं, ठीक है, ये है। और ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। और कौन सा कलर ले सकते हैं, चलो अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लाइट यहाँ से जा रही है अंदर, तो यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा आई, ये लाइट है। उसके बाद फिर लाइट यहाँ नॉर्मल तरफ झुकेगी, फिर इस तरह से जाएगी, कोर क्लैडिंग की बाउंड्री टकराएगी, यहाँ एंगल हो जाएगा थीटा आर। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मान लो थीटा है, ये नॉर्मल है इसे पूरा। फिर ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, अगर वो एंगल क्रिटिकल एंगल से है, फिर यहाँ टकराएगी और इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। दिस इज़ द एक्सिस ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर। ये आपका पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये ऐसा है, सीधा जाना चाहिए, बस थोड़ा तिरछा है, तो इस तरह से देख लीजिएगा, ये ऐसे बना हुआ है। मतलब सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, मुझे थोड़ा सीधी दिख रही, बट ये थोड़ा सा बेंड है। थीटा आई इज़ मोर देन थीटा आर, यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना। ये यहाँ पर नॉर्मल एक्सिस से बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एयर है, ये एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ0 है, ठीक है। और ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। उससे इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, μ0। μ0 तो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होता है, लेकिन अभी हम यहाँ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रखते हैं। तो ये डेंसिटी, ये इसका प्रोफाइल है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोफाइल है एक्सेप्टेंस एंगल के टर्म में, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर क्या निकालें, अगर हम लाइट के एंटर को देखें तो यहाँ पे लिखोगे एज द लाइट एंटर टू द कोर, एज द लाइट एंटर टू द कोर वी में राइट, हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं μ0
साइन थीटा आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन थीटा आर। ओके, जहाँ पर थीटा आई इज मोर देन थीटा आर बिकॉज म्यू नॉट इज़ द एयर डेंसर रेयर मीडियम है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू नॉट। ओके, दिस इज म्यू वन बाई म्यू नॉट साइन थीटा आर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखिए यहाँ पर, तो अब ये तो हो गया। ऑल्सो आगे लिखेंगे ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल, ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो ये ट्रायंगल ओ ए बी है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि थीटा आर प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास जो थीटा आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। सो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर साइन थीटा आर लिख रहे हैं तो साइन थीटा आर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि हम अपने एक्सप्रेशन में जो साइन थीटा आर है इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक तरह का एडवांसमेंट आ गया है जिसको हम लिख सकते हैं, तो लिख भी देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगा साइन थीटा आई इज इक्वल टू म्यू वन बटे म्यू नॉट कॉस थीटा। ये हमारा एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन हो गया है, जिसको कि हम आगे यूज करेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपने क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो क्रिटिकल एंगल के मामले में क्या होगा, अब क्रिटिकल एंगल कहाँ बनता है, ज़रा आप देखें। ये जो हिस्सा है जहाँ पॉइंट ए है यहाँ क्रिटिकल एंगल बनेगा, है ना। तो क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर याद करो, जिस मीडियम से जा रहा है वो डिनोमिनेटर में होगा, जिस मीडियम की बाउंड्री पर टकरा रहा है रेयर मीडियम को वो न्यूमरेटर में होगा। जैसे हमने ऊपर देखा था, ये देखो जिस मीडियम से जा रहा है उस मीडियम का ये म्यू टू है और जिस मीडियम की बाउंड्री टकराया है वो म्यू वन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो बाय कॉन्सेप्ट ऑफ critical angle, also by the concept of critical angle, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन थीटा सी। यही तो है। अगर है इस बाउंड्री पर, यहाँ पर अगर हमारा क्रिटिकल एंगल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। देखो यहाँ पर जिस मीडियम की बाउंड्री में टकराया है वो म्यू टू और जिस मीडियम से गया है वो म्यू वन है, तो वो आपने रखा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो गई। और अगर हम कॉस थीटा से लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। कैसे हुआ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस वजह से हुआ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम मान लें, सपोज़ ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ओके, ये हम मान लें इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम देखें, व्हेन थीटा आई इज़ थीटा मैक्स, जब इंसिडेंट एंगल, डायग्राम देखो भाई, डायग्राम देखो, अगर ये एंगल हद से हद कितना बड़ा हो सकता है, थीटा मैक्स के बराबर हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू थीटा मैक्स के बराबर होगी तो उस समय क्या होगा, देन थीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा सी। तो अगर ये थीटा मैक्स के बराबर होगा तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कम से कम थीटा सी के बराबर तो होनी चाहिए, तभी तो टोटल रिफ्लेक्शन होगा, या कह लो यहाँ बाउंड्री पे तो होगा, क्लैडिंग में नहीं जाना चाहिए। तो हम थीटा मैक्स ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, थीटा मैक्स ज़्यादा बढ़ाए तो रे कहाँ चली जाएगी, क्लैडिंग में, तो हमको उससे ही कम ही रखना है। तो हद से हद वाली सिचुएशन सोचें, अगर हमने थीटा आई को थीटा मैक्स रखा है उस समय थीटा हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। सो हेंस वी गेट, हम क्या क्या मिल जाएगा, सो हेंस वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 द रिलेशन, इक्वेशन नंबर 1 से क्या रिलेशन मिलेगा बच्चों, देखो हमारा रिलेशन हो जाएगा साइन थीटा मैक्स, ठीक है ना, इसकी वैल्यू थीटा मैक्स रख दो, इज इक्वल टू
μ1/μ0 अंडर रूट कॉस की वैल्यू क्या है। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा सी, इसको मैं अभी यहीं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा कॉस थीटा सी। देखो अगर थीटा आई थीटा मैक्स है तो थीटा सी के बराबर आपने रखा है इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से। और कॉस थीटा सी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, इसका मतलब निकाला है μ1/μ0 अंडर रूट 1 माइनस μ2² बाई μn²। तो ये हो जाएगा μ1/μ0 और ये आपका एलसीएम ऐसे हो जाएगा, और अगर अंडर रूट से बाहर ले लोगे तो μ1 हो जाएगा, μ1 कट गया तो आपके पास हो गया साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर स्क्वायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ0। सो दिस इज द रिलेशन फॉर साइन थीटा मैक्स। ये साइन थीटा मैक्स का रिलेशन है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एज μ0 इज़ 1 फॉर एयर, चूँकि आप एयर ले रहे हो तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो साइन थीटा मैक्स जो होगा वो किसकी वैल्यू बराबर किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी μ1² माइनस μ2²। और थीटा मैक्स अगर हम एक्सेप्टेंस एंगल की बात करें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट μ1² माइनस μ2² एंड दिस इज द रिलेशन फॉर रिलेशन फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल। इसका मतलब है आपकी जो लाइट है, आपकी लाइट जब इस कोर के अंदर जानी है तो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो एंगल है एक्सिस के साथ में, तो जो आपका कोर का एक्सिस है, ये कोर का एक्सिस है मान लो, तो कोर के एक्सिस से किसी भी लिहाज में अगर आप लाइट को भेज रहे हो तो ये एंगल थीटा कभी भी थीटा मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर सेफर साइड हम कम ही रखेंगे, या और सेफर साइड हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइट को जितना एक्सिस के पास से भेज पाएँ उतना अच्छा होगा। ठीक है, हमारे लिए थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी है, हमारे थीटा मैक्स की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है। मतलब 60 डिग्री से ज़्यादा पर अगर आप लाइट भेजोगे तो इस बात की पूरी चांसेस है कि लाइट कोर से क्लैडिंग में चली जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो हम क्यों इतना ले रिस्क, हम क्यों ना लाइट को ये हम सोचे प्रैक्टिकली कि हम इसको कभी भी 40 डिग्री से ज़्यादा पे नहीं भेजेंगे, तो एक्सिस से हम 40 डिग्री पर रखें। हम इसी तरह से डिज़ाइन करें ना अपने कपलर्स वगैरह, जब हम ऑप्टिकल फाइबर को जब हम कपल करते हैं अपने सोर्स के साथ में, तो हम ऐसा डिज़ाइन करें कि वो कपलर जो है वो 40 डिग्री पे ही मेंटेन रखे। बहुत कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो गई तो 45 हो गया, अल्ट्रा मोस्ट एक्सट्रीम में 50 हो गया, 55 हो गया, फिर भी 60 तो नहीं टच करेगा ना। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कोन। जरा समझें इस बात को, थोड़ा 3 डायमेंशनली बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, और ये आपका उसका एक्सिस है। आपने लाइट को भेजा, मान लो इस एंगल से भेजा, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, आपने लाइट को इधर से भेजा, एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरह से अगर हम 3 डायमेंशनली सोचें तो हम इस तरह का कोन बना सकते हैं। अब इस कोन से आप किसी भी एंगल से लाइट को भेजोगे तो लाइट इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल थीटा मैक्स का ही एंगल है पूरा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइट कोर में चलती रहे तो आपको हमेशा अपनी लाइट को इस कोन के अंदर से ही भेजना है। ये एक इमेजिनरी कोन है, ऐसा नहीं रियल कोन होता है। ये कोन सिर्फ ये दिखा रहा है कि थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी है। तो थीटा मैक्स जैसे मान लो ये एक्सिस है, ये थीटा मैक्स, ये थीटा मैक्स, ये थीटा मैक्स, तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ थीटा मैक्स की एक वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मान लो ये 60 60 60 60 60 60, इमेजिन करो ये कोन जैसा बन गया है। अगर आपको लाइट भेजनी है तो आप इस 60 डिग्री के अंदर भेजोगे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, एक्सिस से जितना पास हो सके उतना पास भेजना है। ऐसे एक्सिस है तो हम लाइट को ऐसे भेजेंगे, भले हमारे पास रेंज 60 डिग्री तक की है बट हम इसको इसके पास से भेजेंगे। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, एक और क्वांटिटी होती है जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, जिसको कहा जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है वो किसी भी ऑप्टिकल फाइबर की लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी मतलब कोई ऑप्टिकल फाइबर कितनी लाइट गैदर कर सकता है। भाई कोई ऑप्टिकल फाइबर उतनी लाइट गैदर कर सकता है जितना उसका थीटा मैक्स ज़्यादा हो। जैसे सोचो
आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये इसके लिए थीटा मैक्स है सिर्फ 30 डिग्री। तो इसका मतलब है इसके एक्सिस से, ये जो एक्सिस है इससे 30 डिग्री की रेंज में ही आप लाइट भेजोगे तो लाइट इसमें एक्सेप्ट होगी। अगर आपने लाइट को इससे बाहर से भेजा तो चूंकि वो इसके इस एक्सेप्टेंस कोन से बाहर है तो वो लाइट एक्सेप्ट नहीं होगी। तो बस इतनी ही दूरी में जो लाइट आएंगी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक दूसरा ऑप्टिकल फाइबर है, सपोज एक दूसरा ऑप्टिकल फाइबर है, उस वैसा ही, मतलब उसमें कुछ चेंज आपने कोर क्लैडिंग कर रखा है जिसमें एक्सिस के साथ 70 डिग्री तक की लाइट एक्सेप्ट हो सकती है। तो उसका एक्सेप्टेंस कोण इतना बड़ा है। इसका मतलब है कि आप कोई भी लाइट अगर 70 डिग्री से बाहर से भेजोगे तब ये एक्सेप्ट नहीं होगी। आपने उसको 69 भेजा, 65 भेजा, 50 भेजा, 10 पे भेजा तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो आप देख रहे हो जो सेकंड वाला केस है इसकी लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जो कि ये 70 डिग्री तक की रेंज तक की लाइट को एक्सेप्ट कर सकता है। वहीं पहले वाले में 30 के नैरो, इतना ही नैरो है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि थीटा मैक्स होता है, थीटा मैक्स का ज़्यादा होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो ऑप्टिकल फाइबर का कोर क्लैड ऐसा बना हुआ है कि वो ज़्यादा एंगल से आने वाली लाइट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब, मतलब आगे प्रोपोगेट करा सकता है। तो जो ये साइन थीटा मैक्स होता है, इस पूरी चीज़ को हम न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये फार्मूला जो हमने ऊपर डिराइव किया है, ये साइन थीटा मैक्स वाला, अगर हम पूरा साइन थीटा मैक्स लेंगे तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधे तौर पर न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू जो होगी कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर बटे, चूँकि एयर है तो म्यू नॉट को 1 कर दोगे तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल अपर्चर का ये एक रिलेशन आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा हम कहेंगे कि उतना ही अच्छा है। कितना हो सकता है हद से हद? भाई ऐसा हो सकता है कि लाइट 90 डिग्री से आ जाए, मतलब आप सोच रहे हो कि अगर लाइट यहाँ से भी आए तो भी लाइट एक्सेप्ट हो जाए, जो कि संभव नहीं है। बट अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो उससे ज़्यादा की मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल अपर्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। देखो बहुत ही सिंपल तरह के न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं, यही सीधे फार्मूले आपके पास होने चाहिए। इन फार्मूलों को अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप आराम से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इनफ फॉर आई थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर सिंगल लेक्चर। यहाँ हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी, हमने टोटल रिफ्लेक्शन को समझा, हमने न्यूमेरिकल अपर्चर, हमने एक्सेप्टेंस एंगल के लॉजिक को समझा, हमने क्रिटिकल एंगल के लॉजिक को समझा, हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर के कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेंस एंगल कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर समझा। आई होप यू अप्रिशिएट ऑल दिस कॉन्सेप्ट। सो इन द फ्यूचर, in the next lecture, I would love to discuss the skip length, the relative refractive index, the mode के कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं, और उसके अलावा जो लॉस वाली बात होती है थोड़ी उसकी बात करेंगे। So I will try to conclude all these things in 2 to 3 lectures at max. Okay, चलिए ध्यान रखिए अपना, have a nice day, take care.